छत्तीसगढ़ की राजनीति को लेकर के वर्तमान संदर्भ में आप क्या देख रहे हैं, कृपया हमें बताएं। जी, धन्यवाद सुरेश भाई। जी। छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव अब अपने अंतिम चरण पर पहुंचने जा रहा है और माहौल में काफी गर्माहट आ गई है। जी। जैसा कि आप जानते रहे हैं कि राजनीतिक विश्लेषक छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की संभावनाओं को विशेष रूप से आंकते रहे हैं। जी। अभी जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, उनमें सबसे अधिक छत्तीसगढ़ में ही कांग्रेस की संभावनाओं को या उसके आगे रहने के आसार बताए जाते रहे हैं। और यहाँ के माहौल को देखते हुए मुझे भी लगता रहा है कि अन्य 4 राज्यों के अपेक्षा छत्तीसगढ़ में कांग्रेस अपने मजबूत स्थिति में है। जी। बीच में बहुत सारे विवादास्पद मुद्दे उठाए गए विपक्ष के द्वारा और थोड़ा बहुत उसने जोर पकड़ने की कोशिश भी की, लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में जो काम किया है उसका श्रेय लोग उन्हें देते हैं। लोग यह मानते हैं कि भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में बहुत ही अच्छा काम किया है। उन्हें अपने स्थानीय विधायकों के प्रति थोड़ी शिकायत जरूर रही है, लेकिन भूपेश बघेल के प्रति उनकी शिकायत न के बराबर कही जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। पिछले दिनों जो विभिन्न सर्वे आए थे उसमें मुख्यमंत्री किसको सबसे ज्यादा पसंद किया गया, इसका भी एक सर्वे हुआ था। उसमें भी भूपेश बघेल को 42% लोगों ने अपना समर्थन दिया था, जबकि उनके मुकाबले रमन सिंह जी 22% के करीब थे और बाकी तो उनसे भी नीचे ही रहे। तो इसके पीछे बहुत सारे कारण रहे हैं। एक तो भूपेश बघेल जी ने अपने कार्यकाल के शुरुआत से ही, जैसा कि 2018 के विधानसभा चुनाव में अपने मैनिफेस्टो में वादा किया गया था, उसके अनुसार किसानों की कर्ज माफी और धान का समर्थन मूल्य 1800 रुपये से बढ़ाकर 2500 रुपये करना, जिसमें उन्हें केंद्र सरकार से जो सहयोग मिलना चाहिए था कि जो एमएसपी के बाद जो डिफरेंस मनी जो होता है उसकी भरपाई या उसे देने में केंद्र सरकार ने आनाकानी की और नहीं दिया गया। तब छत्तीसगढ़ सरकार ने उसे बोनस के रूप में किसानों को दिया। इससे किसानों का भूपेश बघेल के प्रति और भरोसा बढ़ता गया और साथ ही उन्होंने, भूपेश बघेल ने जो विभिन्न योजनाएं चलाई जिसकी पहले परिकल्पना ही नहीं की गई थी,
जैसे कि उन्होंने घुरवा गरुआ घुरवा घर बाड़ी करके जो चार चौमुखी विकास के रास्ते उन्होंने जो बोले थे, नरवा गरुआ गरुआ और घुरवा बाड़ी, तो ये छत्तीसगढ़ की कृषि संस्कृति से और कृषि व्यवसाय से जुड़ी हुई चीजें थी। तो नरवा गरुआ जैसे गायों की समस्या आप देखेंगे कि हर हिंदी भाषी प्रदेश में बहुत रही है। आवारा पशु जगह जगह घूमते पाए जाते हैं। हमारे यहाँ भी अभी भी घूमते पाए जाते हैं, सड़कों पर भी मिलते हैं, लेकिन उनमें कमी आई। जबकि अन्य प्रदेशों में, उदाहरण के लिए मैं उत्तर प्रदेश के ही का ही बात ले लूं, तो उत्तर प्रदेश में गायों के या जानवरों के कारण किसान रात भर सो नहीं पाते, अपने खेतों की रखवाली करते हैं। ऐसी स्थिति छत्तीसगढ़ में तो नहीं थी। और दूसरी चीज, उन्होंने गोठान का जो कंसेप्ट लाया, उसमें गोठान में ही न केवल गायों के संरक्षण संवर्धन की व्यवस्था की, बल्कि वहीं पर उन्होंने ग्रामीण व्यवसाय को, जिसमें आम जंगल से, कृषि से जो उपज होता है, उसका प्रसंस्करण, उसकी मार्केटिंग इत्यादि की जो व्यवस्था की, उससे बहुत सारी महिलाएं स्व सहायता समूह के माध्यम से जुड़ी। 2 रुपये किलो में गोबर खरीदा जाने लगा। फिर गोमूत्र का भी खरीदना शुरू हुआ और ये फिर करोड़ों रुपए में इसका व्यवसाय होने लगा। न केवल गोबर खाद से वर्मी कंपोस्ट बनाया जाने लगा, बल्कि अन्य कलात्मक चीजें, गमले, मूर्ति, अगरबत्ती से लेकर अन्य चीजें भी बनाई जाने लगी और उन्हें सी मार्ट के का माध्यम उपलब्ध कराया गया, ताकि उन उत्पादों को विभिन्न जगहों में बेचा जा सके। तो देखिए, इसमें कमियां तो अभी भी हैं और रहेगी भी, क्योंकि कोई भी चीज 100% सही नहीं हो पाती। हमारी कोई भी व्यवस्था फूल प्रूफ नहीं होती, हर प्रकार के लोग उसमें रहते हैं। उसमें विपक्ष द्वारा आरोप भी लगाए गए कि इसमें घोटाला हुआ है, गोबर खरीदी में भी घोटाला हुआ है। ये सारी चीजें नहीं, इन सब के बावजूद लोगों का भरोसा भूपेश बघेल के इन कार्यक्रमों पर बना हुआ है और इस कारण से प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर भी बना हुआ है। आप इसको हमारे प्रदेश के स्तर पर भी देखें तो केंद्रीय स्तर से जो प्रचार प्रसार का कार्य जिस तरह से होना चाहिए, वो शुरुआत में तो नहीं हो पाई। और जैसा कि अभी वर्तमान केंद्र में मोदी सरकार में की का जो कार्यशैली है, उसमें स्थानीय या प्रादेशिक छत्रपों को आगे बढ़ने से रोका जाने लगा, चाहे वो दूसरे प्रदेशों की बात करें या अपने ही प्रदेशों की बात करें। तो यहां भी हमारे विपक्ष से कोई ऐसा चेहरा नहीं रहा जो सक्रिय रहकर उन मुद्दों को गंभीरता पूर्वक जनता के सामने लाता और एक जनमत बनाने की कोशिश करता। उनमें बिखराव भी देखा गया। रमन सिंह जी केवल आरोपों के जैसे तैसे जवाब देते दिखे, वे सड़क पर उतरकर
कोई रचनात्मक संघर्ष करते दिखाई नहीं दिए। तो न तो उन्हें केंद्र से उस तरह का समर्थन मिल पाया कि वे अच्छे मजबूती के साथ अपनी पार्टी को आगे बढ़ाते, और न उन्होंने स्वयं होकर ही इस तरह का मन से भरपूर प्रयास किया। अब जब चुनाव का समय एकदम निकट आ गया, तब भाजपा ने कोशिश जरूर की, लेकिन तब तक बहुत विलंब हो चुका था। फिर भी मेरा मानना यह है कि कोई भी सरकार हो, 5 साल कितना भी अच्छा काम कर ले, एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर जरूर काम करता है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो पिछली बार जैसा उन्होंने 68 सीटें जीत ली थी एक साथ, तो उस रिकॉर्ड को तो शायद छू पाए, लेकिन बहुमत से वो आराम से वो बहुमत को प्राप्त करके उससे आगे भी जा सकती है कांग्रेस पार्टी, ऐसा मेरा मानना है। पंडित जी, आपने हमारे एक छोटे से प्रश्न को इस विस्तार से जवाब दिया है। लगभग 11 मिनट तक आपने बड़े विस्तार से भूपेश बघेल सरकार और छत्तीसगढ़ में जो काम चल रहे हैं उसको लेकर के आपने कहा, लेकिन आप भी संभवतः यह स्पष्ट रूप से मान चुके हैं कि सरकार में बैठे हुए मुख्यमंत्री और जो बड़े नेता हैं कांग्रेस के, वो यह हुंकार भर रहे थे कि हम तो अब की बात 23 में 70 और 75 सीटें जीतेंगे, लेकिन अब वह भी नहीं बोल पा रहे हैं इस बात को। आपने भी लगभग इसी चीज को रेखांकित किया है, और मैं आपसे इस संदर्भ में जानना चाहता हूं कि जिस तरह नरेंद्र मोदी सरकार केंद्र की और गृह मंत्री अमित शाह भूपेश बघेल सरकार को यहां घेर चुके हैं, और जो चित्र सामने आ रहा है उससे यह प्रतीत होता है कि भाजपा और कांग्रेस की टक्कर तो बराबर की अब दिखाई दे रही है, और फिर साथ में अब अमित जोगी भी मैदान में हैं, जिन्हें की केंद्र ने अपना हाथ रख दिया है और उन्हें भरपूर सुविधा भी दी है, जो दिखाई दे रही है कि अमित जोगी हवाई जहाज में घूम रहे हैं, विधानसभा पहुंच रहे हैं। कृपया इस पर थोड़ा प्रकाश डालें। हाँ, आपका कहना बहुत हद तक सही है कि महादेव ऐप घोटाले जैसे आरोप इन्हीं दिनों लगभग उभर कर आए, जबकि कांग्रेस सरकार इस पर सफाई देती रही कि हम तो पिछले लगभग 1-1.5 साल से हमारे राज्य की पुलिस इस पर काम कर रही है, और हमने केंद्र को इस संबंध में लिखा भी था। अगर वह महादेव ऐप मनी लॉन्ड्रिंग का कोई कारनामा था तो उसको उसने उसी समय क्यों बंद नहीं कर दिया, और अब जब चुनाव का समय आ गया है तो चुनाव के समय ही इनको ईडी और सीबीआई क्यों याद आते हैं, ये तर्क इनके द्वारा दिया जा रहा है। लेकिन मैं यहीं पर एक बात और कहता हूं, यह तो विपक्ष द्वारा महादेव ऐप के विषय में या अन्य गोबर घोटाले या विभिन्न किस्म के, यानी कांग्रेस सरकार ने यहाँ पर जो भी काम किए हैं उन सब के घोटालों की फहरिस्त वो लोग गिनाते हैं। लेकिन साथ ही हम यह भी देखते हैं कि लगातार घोटालों पर घोटाले केंद्र की ओर से आ रहे हैं, केंद्रीय स्तर पर आ रहे हैं। जो आरोप केंद्रीय मंत्री लगा रहे हैं, स्वयं प्रधानमंत्री लगा रहे हैं, उन पर भी उंगलियां उठ रही हैं। हालांकि उन उंगलियों को सरकार ने देखना बंद कर दिया है। मैं कहूं कि पिछले दिनों कैग का रिपोर्ट आया,
कैग कैग रिपोर्ट में भारतमाला परियोजना के तहत जो सड़कें बनवाई गई उसमें 2 गुना 2.5 गुना ज्यादा पर कॉन्ट्रैक्ट दिए गए सामान्य से हटकर, जैसे कि 12,000 करोड़ 12 करोड़ में 1 किलोमीटर सड़क जहां पर बनना था उसे 18 करोड़ रुपए में 1 किलोमीटर सड़क बनना बताया गया। द्वारिका एक्सप्रेस वे में जहां पर 18 करोड़ रुपए में 1 किलोमीटर सड़क बनना था वहां पर तो 250 करोड़ रुपए में सड़क बनाई गई। तो इसी तरह के कैग ने अनेक रिपोर्ट जारी किए लेकिन उस पर सरकार चुप्पी लगा गई। तो ये सही बात है कि हमारी मुख्य मीडिया, जिसे हम आज गोदी मीडिया के नाम से भी जानते हैं, इन सारे खबरों को दबा देती है तो जनता तक वो सही मात्रा में वो चीजें पहुंच नहीं पाई हैं। अभी पिछले दिनों देखिए वो मध्य प्रदेश में जिन मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को उन्होंने उतारा है, उनके लड़के देवेंद्र तोमर के 3 वीडियो सामने आ रहे हैं। महादेव ऐप में ऐसा कोई सबूत वे पेश नहीं कर पा रहे हैं, जबकि यहाँ पर सबूत सामने आ रहे हैं, लेकिन उस पर वो लोग कुछ जवाब देने के से बच रहे हैं या कोई जांच कराने से बच रहे हैं। तो ये सारी चीजें जनता तक कुछ न कुछ मात्रा में पहुंच रही है, मीडिया द्वारा दबाए जाने के बावजूद पहुंच रही है। तो मैं कहता हूं कि ये सारे भ्रष्टाचार के जो आरोप होते हैं ना, एक दूसरे को काट देते हैं और जनता ये समझती है कि हर सरकार ही भ्रष्ट होती है, सरकार भ्रष्ट होती ही है, ये मान के हमारा जनमत आजकल चल रहा है। तो फिर क्या करें? तो फिर जनता सोचती है कि भाई अब इसमें हम नागनाथ या सांपनाथ में से किसे चुने। तो जनता फिर सांपनाथ को चुनना पसंद करती है, जिसमें कम जहर हो, जो ज्यादा नुकसान ना पहुंचा सके। तो ये स्थिति तो है। इसीलिए मैंने आपसे पहले ही कहा कि कांग्रेस जो है पहले का रिकॉर्ड तो छूने की स्थिति में नहीं रहेगी, लेकिन यहाँ पर आसानी से बहुमत प्राप्त कर लेगी, ऐसा मुझे भरोसा है। भाई साहब, आपने नागनाथ और सांपनाथ का जो उदाहरण दिया है, मुझे याद आ रहा है श्री लाल शुक्ल के उपन्यास राग दरबारी में लगभग 50 साल पहले इसी का प्रयोग किया गया था, जो आज पूरे देश में हम कहें इसका कहीं ना कहीं उपयोग होते रहता है। तो यह साहित्यकार और एक कथाकृति का अमर और कालजयी होना ही तो है। आपसे बिल्कुल आपसे बातचीत करके बड़ा ही आनंद आया। हम आपसे आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे कि आगे भी विभिन्न मसलों पर हम आपसे चर्चा करने का सौभाग्य चाहेंगे और समय चाहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।